नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष अध्यापक। मित्रों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कुंडली को डिस्कस करेंगे जो आज के समय में बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, जिन्हें बागेश्वर धाम के संत के रूप में भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है। ये ऐसी मान्यता है कि सामने वाले के मन की बात को जान लेते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इनकी जन्म पत्रिका पर। सबसे पहले हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करने से पूर्व समझ लेते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1996 और समय है 7:45, छतरपुर मध्य प्रदेश इनका जन्म स्थान है। इनकी जो जन्म राशि है वो है कुंभ राशि और जन्म नक्षत्र है धनिष्ठा का तीसरा चरण। मित्रों, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन में राहु तीसरे भाव में बैठा है, नवम छठे भाव में बृहस्पति विराजमान है, अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, नवम भाव में शनि और केतु की युति बनी हुई है, 11वें भाव में मंगल और शुक्र की युति है तथा 12वें भाव में सूर्य और बुध ग्रह की युति बनी हुई है। मित्रों, अगर देखा जाए तो इनकी जन्म पत्रिका बहुत ही मजबूत है, बहुत ही शक्तिशाली है और इनकी कुंडली में 8 से 9 राजयोग भी निर्मित हो रहे हैं। सबसे पहले हम एक एक योग पर चर्चा करेंगे। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में राहु विराजमान है और राहु तीसरे भाव में बहुत ही उत्तम माना गया है। कहते हैं कि राहु जितने अच्छे रिजल्ट कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव में देते हैं, अन्य किसी स्थान पर नहीं देते हैं। अतः तीसरे भाव का राहु व्यक्ति को कूटनीति शास्त्र में बहुत निपुण बनाता है। इन्हें राजनीति की बहुत अच्छी नॉलेज होती है तथा ये राजनीति को समझते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं। एक प्रकार से इनकी जन्म पत्रिका में भी राजनीति में जाने का पूर्ण योग बनता है। तीसरे भाव का राहु सामने वाले व्यक्ति के मन की बातों को भांपने वाला माना गया है या सामने वाले के मन के विचार को बहुत जल्दी पढ़ लेता है। तीसरा राहु व्यक्ति को बलवान बनाता है, पराक्रमी बनाता है, अच्छा योद्धा बनाता है। अतः इनकी कुंडली में बैठा हुआ राहु तीसरे भाव का इन्हें जीवन में बहुत उत्तम परिणाम देगा। विशेष करके 42 वर्ष की आयु के बाद इनके प्रसिद्धि के योग और भी ज़्यादा कई गुना फलित हो सकते हैं। इनकी जन्म पत्रिका में छठे भाव में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति स्वयं धनु राशि में छठे भाव में विराजमान है, यानी कि सौग्रही हो गए हैं। यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बन गया है। जी हाँ मित्रों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी किसी कुंडली में राजयोग या विपरीत राजयोग फलित होता है तो कुंडली की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। छठे भाव का विपरीत राजयोग शत्रुओं को परास्त करने में बहुत ही उत्तम माना जाता है। मुकदमेबाजी, शत्रु बाधा, रोग, कर्जे से बचने का योग भी माना जाता है। विपरीत राजयोग का मायने एक प्रकार से ये भी माना जाता है कि सबसे पहले व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में फंसता है और उसके विपरीत परिस्थितियों में फंसने के बाद जब भी वो इन परिस्थितियों से बाहर निकलता है तो दोबारा वो जीवन में उसी सिचुएशन में कभी भी नहीं फंसता है। ये ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे तरह से जानता है कि व्यक्ति को अपने नेगेटिव परिस्थितियों से बाहर कैसे निकलना है और कहते हैं कि शत्रुओं के हाथ से कभी भी परास्त नहीं होता। मित्रों, ये एक प्रकार का उत्तम योग है और साथ में हमें यहाँ पर ये भी समझना होगा कि गुरु कुंडली में अपनी ही राशि का विराजमान होने के कारण और रेट्रोग्रेड होने के कारण शक्तिशाली हो गए हैं, ताकतवर हो गए हैं। जब हम एज ए कारक के रूप में गुरु ग्रह को देखेंगे तो बहुत अच्छे
परिणाम भी प्राप्त होंगे। अब चलते हैं चंद्रमा के अष्टम भाव में विराजमान होने को। यहाँ पर चंद्रमा लग्नेश होकर के अष्टम भाव में विराजमान है। वैसे चंद्रमा का 8वें भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता। ये यहाँ पर कर्क लगन में जब भी चंद्रमा अष्टम भाव में होता है तो व्यक्ति कई बार मन से बहुत जल्दी हताश, निराश, उदास हो जाता है तथा यहाँ तक भी देखा गया है पेट से रिलेटेड समस्याएं, पेट से रिलेटेड तकलीफ़ें, डाइजेशन से संबंधित इश्यूज़, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तकलीफ़ें ऐसे जातक को काफ़ी मिलती हैं। लग्नेश का अष्टम में बैठना बहुत उत्तम इसलिए भी नहीं माना जाता क्योंकि कई बार यह कुछ रोग को जन्म देने वाला माना गया है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों को जन्म देने वाला माना गया है। परंतु वहीं पर एक अच्छी बात यह है कि जन्म पत्रिका का 8वां जो भाव होता है ये इसका संबंध तंत्र मंत्र से है, इसका संबंध ज्योतिष से है, जादूगरी से है, भूत प्रेतों से है और साथ में ये दर्शन शास्त्र का भाव है। ये छिपा हुआ भाव है, ये शमशान भूमि का भाव है तथा कुछ तांत्रिक क्रियाओं का भाव भी है। ये जादूगरों के लिए जादू का भाव माना गया है तथा ये माइनिंग्स का भाव भी माना गया है। जिन लोगों का भी लग्नेश अष्टम भाव में होता है उनका मंत्र, तंत्र, ज्योतिष आदि इत्यादि विद्याओं, जीवन मृत्यु का रहस्य, दर्शन शास्त्र जैसे विषयों में विशेष रुझान पाया जाता है और ये लोग यदि प्रयास करें तो इस सब्जेक्ट की मास्टरी भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये धीरेंद्र शास्त्री जी की कुंडली में भी ये योग अति उत्तम है। अगला योग है शनि और केतु का। शनि और केतु जब भी एक साथ विराजमान होते हैं तो एक प्रकार का ये शनि चंडाल दोष माना गया है। शनि चंडाल दोष अच्छा नहीं माना जाता। शनि चंडाल दोष वाले जातकों को अपने नौकरों से या गरीब या छोटे लोगों से बच कर के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये पूर्व जन्म का एक प्रकार का दोष है। इस दोष में कभी कभी इंसान को काफ़ी विपत्तियों का सामना भी करना पड़ता है। परंतु कर्क लगन की कुंडली में शनि ग्रह जो है विवाह स्थान का मालिक भी है और केतु के साथ विराजमान होने के कारण ये विवाह के बाद भी समस्याओं को दिखाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार के चैलेंजेस आने के चांसेस बनते हैं और ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये एक समय ऐसा आएगा जब इनको ऐसा लगेगा कि मुझे संन्यास धारण कर लेना चाहिए, मुझे घर बार छोड़ करके धर्म कर्म के मार्ग पर चल देना चाहिए। इनकी जन्म पत्रिका में केतु 9th हाउस में बैठा हुआ है और मीन राशि में विराजमान है। मीन राशि का केतु 9वें भाव में विराजमान हो तो केतु दादित्य योग बनता है। ये योग इंसान को साधु प्रवृत्ति की तरफ लेकर के जाता है, उच्च कोटि का संत बनाने का कार्य करता है और धर्म की पताका, क्योंकि केतु धर्म की पताका है तो केतु की वजह से ऐसा जातक धर्म की पताका पूरे विश्व भर में फैलाने में कामयाब होता है। ये बहुत ही सुंदर योग माना जाता है। पर हाँ, दाम्पत्य जीवन के लिए योग अच्छा नहीं माना जाता है। 9वां भाव भाग्य स्थान भी होता है तो केतु का यहाँ पर विराजमान होना व्यक्ति को भाग्यशाली होना बताता है। वैसे भी इस भाव के जो स्वामी हैं, इस भाव का जो डिस्पोजिटर है वो गुरु है जो कि स्वग्रही भी हैं और वक्री भी हैं। तो इनका भाग्य पक्ष बहुत मजबूत हैं और ऐसा जातक जितना धर्म कर्म के अंदर प्रवेश करता जाएगा, जितना धर्म कर्म में आगे बढ़ेगा, उतना ही जीवन में तरक्की उन्नति करेगा और किस्मत इनका साथ देगी। तथा जितनी ऐसे जातक तीर्थ यात्राएं करते हैं, पुराने मंदिरों का निर्माण करते हैं, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाते हैं, उतना ही उत्तम ये योग बनता हुआ चला जाता है। मित्रों, अब चलते हैं मंगल और शुक्र के कॉम्बिनेशन पर। मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली के 11वें भाव में बना हुआ है। अब यहाँ पर देखने योग्य बात यह है, ये जो मंगल शुक्र योग है इसके बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है, क्योंकि मंगल शुक्र योग एक प्रकार का आकर्षण का योग माना जाता है। और परंतु हम पहले मूल चीज़ पर ध्यान देंगे
कर्क लगन की कुंडली में मंगल ग्रह महायोगाकारी ग्रह माना गया है। मंगल ग्रह का लाभ स्थान में विराजमान होना, वो भी शुक्र ग्रह के साथ, तो एक प्रकार से यहाँ देखें तो शुक्र 4th हाउस का स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं, और यहाँ पर मंगल जो है 5th भाव के स्वामी हैं और 10th भाव के स्वामी हैं। अगर हम देखें तो 4था भाव यानी कि 4th हाउस और 5th भाव 5th हाउस दोनों के स्वामी मंगल और शुक्र 11वें भाव में बैठे हैं। इसे हम केंद्र और त्रिकोण की युति भी कह सकते हैं, और इसे एक प्रकार से ये लक्ष्मी नारायण योग बन गया। मित्रों, इस कुंडली के साथ साथ हमने कुंडली को कैसे देखना है इस बात को भी सीखते हुए चले जाना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर आचार्य धीरेन्द्र जी की कुंडली का विश्लेषण करने से भी ज़्यादा ये है कि मैं अपने विद्यार्थियों को ये बताऊं कि किस प्रकार से कुंडलियाँ देखी जाती हैं। जब केंद्र और त्रिकोण दोनों इकट्ठे होकर के बैठ जाते हैं तो एक प्रकार से ये लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। ये बहुत ही सुंदर योग होता है। लक्ष्मी नारायण योग में व्यक्ति को हर प्रकार की सुख सुविधाएं, लग्जरी, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ऐश्वर्य का पूर्ण योग बनता है, जहाँ पर लक्ष्मी जी भी विराजमान हो और नारायण जी की शक्ति विराजमान हो। ये योग हजारों लोगों को, लाखों लोगों को एक साथ भोजन कराने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए का मालिक बन जाता है। जिन लोगों की कुंडली में भी लक्ष्मी नारायण योग बनता है, ऐसा मैंने देखा है, ये कई हजार करोड़ों के मालिक होते हैं और कई प्रकार के दान पुण्य के कार्यों में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ये योग इनको बहुत ही पावरफुल बना रहा है। अब हम आगे बात करें यहीं पर ही, इनकी कुंड जन्म पत्रिका में यही योग सरस्वती योग भी है। सरस्वती योग का तात्पर्य है कि माँ शारदा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद ऐसे लोगों पर होता है। ये लोगों की लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ये बहुत जल्दी विद्याएं सीख जाते हैं और जिस चीज़ पर फोकस करते हैं उस चीज़ में पारंगत हो जाते हैं, उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये सरस्वती योग भी इनके जीवन में 4 चांद लगा रहा है। ये बहुत इंटेलिजेंट योग बन जाता है। इनकी कुंडली में सूर्य और बुध की जो युति बनी हुई है 12वें भाव में, जो कि एक प्रकार का बुधादित्य योग बना हुआ है। मित्रों, जैसा आप लोग जानते हो, बुधादित्य योग जो होता है ये एक इंटेलिजेंसी का योग है। ऐसे व्यक्ति की विश्लेषण क्षमता बहुत ही अद्भुत होती है, और जब ये बुधादित्य योग पर गुरु जैसा ग्रह की दृष्टि, जैसे आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जब गुरु ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ती है तो ये राजयोग बन जाता है। तो एक प्रकार से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग इनकी जन्म पत्रिका में बन गया है। तो एक प्रकार से देखें, अगर हम सूक्ष्म अध्ययन इनकी कुंडली का करें तो कुंडली बहुत ही स्ट्रांग बनती चली जा रही है। आइए मित्रों, एक और पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं। इनकी जन्म पत्रिका में बुध ग्रह भी अपनी ही राशि यानी कि मिथुन राशि में बुध ग्रह स्वग्रही होकर के विराजमान है। इसे कहते हैं 12वें का अधिपति, यानी कि 12वें भाव का लॉर्ड 12वें भाव में ही बैठा है। एक प्रकार का ये विपरीत राजयोग बना है। तो आप देखेंगे कि एक राजयोग इनका 6ठे भाव का स्वामी है, वो गुरु स्वग्रही होकर के 6ठे भाव में ही बैठा है, और 12वें का अधिपति बुध 12वें भाव में ही स्वग्रही होकर के बैठा है। तो एक प्रकार से देखें तो ये दो विपरीत राजयोग इनकी कुंडली के अंदर बन गए हैं। पर एक मान्यता ऐसी भी है कि अगर तीसरे भाव का स्वामी बुध वो भी 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में चला जाए तो वो भी एक प्रकार का विपरीत राजयोग बनता है। तो अगर कुल मिलाकर के हम देखें तो इनकी जन्म पत्रिका में 3 विपरीत राजयोग बन रहे हैं। इनकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, सरस्वती योग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है, केतुदादित्य योग बन रहा है, और साथ में शुक्र ग्रह वो भी स्वग्रही होकर के बैठे हैं 11वें भाव में। तो 9 राजयोग बन रहे हैं इनकी जन्म पत्रिका में।
और इससे इनकी कुंडली बहुत ही ताकतवर हो जाती है, बहुत ही पावरफुल हो जाती है। मित्रों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शुक्र स्वग्रही होकर के जब लाभ स्थान में बैठते हैं, शुक्र आनंद का, खुशी का, मान सम्मान का ग्रह है। जीवन में प्रत्येक प्रकार की लग्जरी देने में सक्षम होता है। शुक्र का संबंध महिला से है, स्त्री से है, पत्नी से है और हर प्रकार के सुख वैभव से है, वाहन के सुख से है। तो इनके जीवन में ये सब चीज़ बहुत आयत में होगा। अब हम इनकी जन्म पत्रिका को फिर से एक बार नज़र मारते हैं और अब ध्यान देते हैं इनके खतरों पर। जी हाँ, खतरे क्या क्या हैं? मेन एक तो चंद्रमा इनके अष्टम भाव में बैठा है। जब भी पुरुष की कुंडली में चंद्रमा अष्टमगत होता है तो जीवन में बहुत भारी उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। बचपन अच्छा नहीं बीतता, खास करके 24 वर्ष की आयु तक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थितियां बनी रहती हैं तथा मानसिक उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं। इमोशनल डेंट इनको कई बार लगता है। बहुत अच्छे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं और जिन संबंधों से इनको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, उनसे इनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। माता की तबीयत के लिए, माँ की हेल्थ के लिए भी ये योग कोई खास अच्छा योग नहीं माना जाता। चंद्रमा मन से जायते, चंद्रमा मन का कारक होने के कारण से ये मन को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाने का कार्य भी करता है। ऐसे में जातक को भगवान शिव की पाठ पूजा करते रहना चाहिए। दूसरा, इनकी कुंडली में शनि और केतु का जो ये शनि चंडाल योग बना हुआ है, अगर इसको ध्यान पूर्वक देखें तो केतु ग्रह यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी है और शनि ग्रह सप्तम भाव के स्वामी है। जब भी ज्योतिष में पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी की युति होती है, एक प्रकार से ये प्रेम विवाह योग या अपनी मनपसंद से विवाह करने का योग बनता है। और इनकी जन्म पत्रिका में भी जो योग बन रहे हैं, विवाह का योग जो बन रहा है वो मई जून 2023 में एक योग आ रहा है और दूसरा फिर से संयोग बनेगा इनके विवाह का, वो बनेगा 17 नवंबर 2023 से 19 मार्च 2024 के बीच में। इस कुंडली के अनुसार ये योग बनता है। मित्रों, ये जन्म पत्रिका हमने जो है गूगल से ली है। गूगल से इनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस को निकाला गया है। उसी के आधार के ऊपर हम लोग इनकी कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास करें। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस कुंडली को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के जन्म का विश्लेषण करने से भी ज़्यादा बड़ा उद्देश्य ये है कि इनकी कुंडली में बने हुए योग संयोगों को हम डिस्कस करें अपने विद्यार्थियों के साथ और विद्यार्थियों को सीखने का एक अवसर प्रदान करें। मित्रों, ये जो शनि और केतु की जो युति है, इसके लिए भी मैंने बताया कि इनको रेमेडीज़ करनी चाहिए, उपाय करने चाहिए। इनको दलितों के लिए, गरीबों के लिए भी कुछ अच्छे बेहतरीन कार्य करने होंगे ताकि इनको ये युति किसी प्रकार से नुकसान ना दें। दूसरा यह है कि मंगल और जो शुक्र की युति होती है, इस युति के जातकों को अक्सर महिलाओं से सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन करने पर यह भी पता चलता है कि इनको जीवन में विवाह के बाद काफ़ी तकलीफ़ें या चैलेंज या परेशानियां या अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव वाली स्थितियां बार बार बन सकती हैं और कोई महिला इनके ऊपर आक्षेप भी लगा सकती है। ऐसा संयोग भी इस कुंडली के अंदर बन करके निकलता है। अब अगर हम बात करें कि इनके सूर्य के ऊपर, तो इनका जो सूर्य ग्रह है वो कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है और सूर्य जब भी 12वें भाव में बैठता है तो उसे कहते हैं सूर्य का मरणासन। जी हाँ, जब भी सूर्य किसी कुंडली में मरणासन होता है तो ऐसे में जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो भी कई बार इनकी शत्रु बन जाती है। ये भी दोष है इनके जीवन में। ऐसा अवसर भी आएगा कि गवर्नमेंट ही इनके पीछे पड़ जाएगी, गवर्नमेंट ही इनके खिलाफ हो सकती है। तो इस दोष को ख़त्म करने के लिए, इस दोष को कमज़ोर करने के लिए इन्हें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर जाकर के रुद्राभिषेक प्रत्येक वर्ष जरूर करवाना चाहिए। और हाँ, एक बात जो आप
जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इनकी कुंडली में, वो है हनुमान जी के बारे में। जैसा कि ये स्वयं भी कहते हैं कि इनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। बागेश्वर धाम जी जो कि हनुमान जी के मंदिर है, जो स्वयंभू हनुमान जी हैं, उनकी इनके ऊपर कृपा है। उन्हीं के आशीर्वाद से, इनके दादा गुरु के आशीर्वाद से इनके पास जो है शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं। तो इष्ट देवता हमें जन्म पत्रिका में निकालना बताया जाता है। इष्ट देवता जो है पंचम भाव से देखा जाता है, और इस कुंडली में पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल ग्रह हैं। और अगर हम इनका सूक्ष्म अध्ययन करें तो पाएंगे कि मंगल ग्रह इनका आत्म कारक ग्रह भी है। आत्मा कारक ग्रह मंगल होने की वजह से, पंचम भाव का स्वामी होने की वजह से, और मंगल ग्रह के जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं। और इनका अमात्य कारक ग्रह जो है वो गुरु है। मित्रों, जो अमात्य कारक ग्रह होता है वो प्रोफेशंस के लिए देखा जाता है, और गुरु जो है धर्म, ज्ञान, अध्यात्म इनका प्रतीक है। और मंगल हनुमान जी के प्रतीक हैं, और हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की कृपा इनके ऊपर विशेष बनी हुई है। तो कहते हैं इष्ट बिना सब भ्रष्ट है, ज्योतिष, राज और व्यापार। जो इष्ट की शक्ति जिस व्यक्ति का साथ देती है वो जीवन में ज़रूर तरक्की उन्नति करता है। और निश्चित रूप से इनके ऊपर इष्ट देवता का आशीर्वाद है। ये अपने इष्ट की पूजा करते हैं, इष्ट की शक्ति इनका साथ दे रही है, और ये जीवन में तरक्की उन्नति कर रही हैं। इनकी कुंडली में नेम फेम का योग भी बहुत ही सुंदर बना हुआ है। उस योग का भी इनको साथ में लाभ प्राप्त हो रहा है। मित्रों, ये एक छोटा सा कुंडली का इनका विश्लेषण था। ये आपको कैसा लगा? और हाँ, एक बात और मैं बताना यहाँ पर भूल गया। इस समय इनके जीवन में गुरु की महादशा इस समय चल रही है, और गुरु इनकी कुंडली में भाग्य का मालिक है। और जैसा मैंने अभी बताया कि गुरु ग्रह अमात्य कारक ग्रह भी है, अमात्य कारक जो कि प्रोफेशन में सक्सेस दिलाता है, जो कि वक्री है। तो वक्री ग्रह जो होते हैं वो जो है मार्गी ग्रहों की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो ये अपने बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहा है इस गुरु की महादशा में। इनको परमात्मा बहुत ही ज़्यादा शक्ति दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा नेम फेम दे रहा है, और ये बना रहना चाहिए। ये सनातन की सेवा कर रहे हैं, सनातन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अध्यात्म को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इनकी कुंडली भी यही बताती है कि जैसे जैसे सनातन की तरफ बढ़ेंगे, इनको जीवन में तरक्की उन्नति का योग बनता हुआ चला जाएगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन परिचय तथा जीवन कुंडली का विश्लेषण आपको कैसा लगा। अगर आप अच्छा लगा तो आप नाइस लिखना ना भूलें। धन्यवाद।